नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था, बातें नहीं कर पा रहा था, स्वास्थ्य सही ना हो पाने के कारण, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह विषय आज के दिन पर है कि 23 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है। 23 जुलाई को महत्वपूर्णता के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम इसे 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला हम बच्चों के लिए देखेंगे, दूसरा हम इतिहास के पक्ष में देखेंगे, तीसरा हम राजनीति विज्ञान के पक्ष में देखेंगे। मैं बच्चों की बात कर लूँ, क्योंकि बच्चों की बात अगर मैं करूँगा तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। आइसक्रीम जो हम लोग बहुत गर्मियों में चाव से खाते हैं, खासकर अब तो आजकल ठंडियों में भी आप बहुत ही उतनी तन्मयता के साथ खाते हैं। इस आइसक्रीम के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो 400 साल पहले, 400 ईसा पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। इस आइसक्रीम को भारत और चाइना ने अपने दोनों के सहयोग से नमक और बर्फ के माध्यम से इसको जमाने का सबसे पहले प्रयास किया था, 400 ईसा पूर्व। अब जिस कोन में आइसक्रीम को खाते हैं उस कोन का निर्माण कब हुआ था? उस कोन का निर्माण हुआ था 23 जुलाई सन 1904 को, और निर्माणकर्ता जो थे वो चार्ल्स मेंचेस थे, जिन्होंने सबसे पहले कोन का निर्माण किया। और उस कोन के अंदर उस सॉफ्टी को डाल के खाने का एक प्रचलन चला, जिसको हम लोग शादी ब्याह तमाम जगहों पर हम खाते हैं। उसका आनंद बच्चे उठाते हैं और इवन यहाँ तक कि बड़े भी उठाते हैं। तो यह बात थी बच्चों की। अब हम बात करेंगे अपने मूल विषय पे। एक आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी आपकी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होती रहेंगी। समसामयिक विषयों पर आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ साथ आप अगर इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, सामान्य अध्ययन संबंधित तमाम सारे विषयों पर मैं चर्चा करता हूँ, आपके बीच में उन मुद्दों को लेके आता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग किसी विषय से अछूता नहीं हैं, इसलिए आप किसी भी विधा के हों, किसी भी विषय के हों, तो आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सबलता मिलेगी और मैं और बेहतर कार्य कर पाऊँगा। मैं 2 चर्चाएं और मैं करता हूं। मैंने कहा था मैं सेगमेंट को 3 पार्ट में बांटूंगा। तो पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि मैं आइसक्रीम के बारे में, इसका निर्माण कब हुआ था, कभी इन केस कभी सवाल पूछा जा सकता है, और जिसे हम खाते हैं उसे हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं। 2 चर्चाएँ मैं और करूँगा। वो जो चर्चाएँ होंगी वो भारतीय राजनीति से संबंधित और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा वो लोग हमसे पूछे जाते हैं। तो उस महत्वपूर्णता के क्रम में अगर आप बढ़ेंगे तो एक का जन्म 23 जुलाई को ही, एक का जन्म महाराष्ट्र में हो रहा था और दूसरे का जन्म मध्य प्रदेश में हो रहा था। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा करूंगा वो महाराष्ट्र की चर्चा करूंगा, और मध्य प्रदेश की चर्चा के लिए मैं दूसरे वीडियो के लिए आपके साथ आऊँगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से अगर पढ़ा जाएगा, अलग अलग तरीके से अगर समझा जाएगा, तो हमारे लिए उसकी उपादेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मैं बात करता हूँ 1857 की। मैं पहले महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की जो नाकामी थी, उसने क्या हुआ था? स्वतंत्रता संघर्ष की जो रीढ़ थी उसको तोड़ दिया था। एक मन में कहीं ना कहीं एक शंका पैदा कर दी थी कि यह क्या नाम है, जो व्यवस्था हमारी है, जो हमने संघर्ष किया था, इस संघर्ष को क्या हम सही पायदान पर ला पाए? इस व्यवस्था, इस विद्रोह को दोबारा ना होने पाए, अंग्रेजों ने चाल चली। अंग्रेजों ने चाल क्या चली? अंग्रेजों ने चाल चलते ही क्या की? कांग्रेस की स्थापना कर दी। क्योंकि वो 1857, 10 मई 1857 की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने व्यवस्था यह लागू की, कांग्रेस की स्थापना कर दी। और उस कांग्रेस की स्थापना का जो प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता था? उस प्लेटफॉर्म को माना जाता था अनुनय विनय का एक साधन माना जाता था। उस प्लेटफॉर्म को प्रेयर का एक कॉन्सेप्ट माना जाता था। उस प्लेटफॉर्म को पिटीशन दाखिल करने का एक आपके पास अधिकार दे दिया गया था। उस प्लेटफॉर्म से यूनियन जैक्स लगाया जा सकता था, और उस प्लेटफॉर्म से ब्रिटेन के राजा और रानी का क्या होती थी? केवल जय जयकार हो जा करती थी। लेकिन इस कांग्रेस की स्थापना से लोगों ने तो समर्थन किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिस व्यक्ति ने इसका समर्थन नहीं किया। उसे कतई पसंद नहीं था। उसने इस कांग्रेस को, इसने इस क्या नाम व्यवस्था को एक राष्ट्रवादी मंच के रूप में क्या किया? तब्दील कर दिया। वह व्यक्ति देखने में साधारण लेकिन असाधारण प्रतिभा का धनी, वह व्यक्ति जो केवल धोती और कुर्ता पहने हुए, सर पे एक टोपी लगाए हुए, बड़ी मूछों वाला और मस्तक पे एक तिलक,
मस्तक पे एक तिलक, जो तिलक था वही बाल गंगाधर तिलक के रूप में क्या हुआ, हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 के ठीक 1 वर्ष बाद वह व्यक्ति जन्म लेता है। और वह व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? वह व्यक्ति का जन्म क्या नाम, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के ज़िले में होता है। और आपके जीएस के लिए एक बात बता दूं, रत्नागिरी जो है एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी का सेंटर भी बनाया जा रहा है। काफ़ी काम उस पर हो चुका है और अभी काम उस पर चल रहा है। दुर्जय अदम्य साहस से भरपूर लबरेज यह व्यक्ति तब 23 जुलाई 1856 को जब इस व्यक्ति का जन्म होता है, तो उस समय जो भारत की जो परिस्थितियां थी, 1 साल बीत चुका था उसमें 1857 की क्रांति का। 1 साल बाद जब यह व्यक्ति जन्म होता है, और ये इस व्यक्ति का जन्म देखिए, इस व्यक्ति का जन्म जो हो रहा है वो चित्पावन ब्राह्मण के खानदान में हो रहा है। और चित्पावन ब्राह्मण जो थे वो शिवाजी के ऊपर हुकूमत किया करते थे, राज किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिवाजी के खानदान, जो शिवाजी के शासन व्यवस्था पर अपनी शासन व्यवस्था को लागू करते थे, तो वह कितना बलिष्ठ मानसिक और शारीरिक रूप से होंगे, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत इस परिवार पे विशेषतः नज़र रखती थी, विशेष दृष्टिकोण का नज़र रखती थी। क्यों? क्योंकि विद्रोह और संघर्ष इनको क्या मिला था? इनको उत्तराधिकार में मिला हुआ था। विद्रोह और संघर्ष के उत्तराधिकार के कारण अंग्रेज सदैव इनसे भयभीत और शंकित रहा करते थे। अगर मैं इनके प्राचीन काल की बात करूं, मैं इनके जन्म काल की बात करूं, ये बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुए। इनके पिता 10 रुपए के मासिक वेतन पर एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का कार्य किया करते थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण होने के नाते संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और उस ब्राह्मण के घर का, उस ब्राह्मण के परिवेश का जो पर्याय था, जो असर था, वह असर बाल गंगाधर तिलक पर भी पड़ा था। संस्कृत में अदम्य रुचि रखने वाले, गणित में अदम्य रुचि रखने वाले, गणित और संस्कृत का एक अभेद, गणित और संस्कृत का एक समायोजन, ऐसा समायोजन उन्होंने प्रस्तुत किया कि जीवन को एक उन्नतिशील व्यवस्था पर ले जाने को समायोजित करने का एक उचित प्रयास था इनका। किताबें इनसे अछूती नहीं रही, हर प्रकार के इन्होंने लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश की। आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और उत्तीर्ण करने के बाद यह समझ रहे थे कि हमारे देश को कुछ चाहिए। अपने पिता के ही पदचिन्हों पर चलते हुए प्राथमिक समय में इन्होंने भी शिक्षा का कार्य किया और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लेकिन भारत माँ इन्हें पुकार रही थी, स्वतंत्रता का जन आंदोलन इन्हें पुकार रहा था। इन्हें पढ़ाना नहीं बल्कि लोगों में एक जनादेश तैयार करना था, लोगों को सचेत करना था, लोगों को देश के प्रति समर्पण की भावना का उत्पन्न करना था। इसलिए भारत माँ ने इनको अपने चरणों में समाहित कर लिया। भारत माँ के चरणों में पुनः ये जब गए, इन्होंने 1893 की अगर मैं चर्चा करूं तो गणेश फेस्टिवल, जो कि इसके पहले भी गणपति बप्पा मोरिया मुंबई में मराठाओं के एक बहुत ही समारोह के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन इस समारोह त्यौहार को 1893 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक राजनीतिक एकता का, जन जागरण का एक विचार, एक मंच प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बताया कि यह जो हम जिस भाव से जुड़ रहे हैं, यह भावना, हमारी जुड़ाव जो है, ये गणेश फेस्टिवल जो है, गणेश जो महोत्सव या उत्सव है, इस उत्सव को सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जन जागरूकता लाने का एक माध्यम होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव का भी इन्होंने संचालन किया। शिवाजी उत्सव में इन्होंने बताया कि वहाँ लोगों को तीर चलाना, लोगों को सुरक्षा करना, लोगों को तमाम तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनको आत्मनिर्णय, आत्मसमर्थन और आत्मबल का एहसास दिलाया। उन्होंने यह दिखाया कि भारत माँ अगर कभी खतरे में है तो आप गणेश उत्सव के माध्यम से कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे विदेशी ताकतों को कैसे यहाँ से आप भगा सकते हैं। उस भारत माँ की जो सोच थी, उस भारत माँ की जो कल्पना थी, उसको मूर्त रूप देने का कार्य कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक उस समय कर रहे थे। इसमें ही वो नहीं रुके, लगातार काम करते करते 1980 के दौर में वो क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। 2 पत्रिकाएं इन्होंने लिखी, एक पत्रिका इन्होंने केसरी लिखी और दूसरी पत्रिका इन्होंने मराठा लिखी। और सबसे बड़ी बात ये तो जो केसरी पत्रिका लिखी है वो मराठी भाषा में लिखी गई है, और उस मराठी भाषा में इन्होंने भारत की दुर्दशा पे उन्होंने क्या कहते हैं कि एक लेख लिखा। अंग्रेजी सरकार की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत में कितनी सारी बुराइयां थी, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की।
30 अप्रैल 1908 की जो घटनाएं थी उनमें जो कमियां थी उसमें इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज़ों की वजह से ये घटना घटी है, अंग्रेजी की वजह से ये चीज़ें घट रही थी। इसको इन्होंने साफ दोषी किसको माना? अंग्रेज़ों को माना। दूसरी पत्रिका इनकी इंग्लिश में प्रकाशित हो रही थी और वो थी, उस पत्रिका का नाम था, क्या था? मराठा था। सवाल कभी कोई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? और दूसरा सवाल आता है, मराठा पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो मराठा को मराठी भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो तब हो जाता है जब आप देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले जेल जाने वाले अगर नेता की आप चर्चा करेंगे वो कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है और म्यांमार के मांडले जेल में 6 वर्षों तक के लिए इन्हें कैद कर दिया जाता है। लेकिन क्या था? भारत माँ का सपूत कभी शांत नहीं बैठा। भारत माँ का सपूत उस जेल में रह के भी अपने कार्यों को कर रहा था और उस जेल में रहते हुए उन्होंने जेल की सलाखों को नहीं गिना, उन्होंने अपने जीवन को नहीं कोसा, उन्होंने भारत माँ के नहीं कोसा। उन्होंने जो अंग्रेजों ने कर्म किए थे उनके साथ, जो अंग्रेजों ने जो कार्य किए थे, जो उनके लेखों को जो उन्होंने नकारा था, उन लेखों को बैठ के उन्होंने सांत्वना नहीं दी। उन्होंने क्या किया? उनके अंदर एक नया जोश, एक नया जुनून फिर से पनपा और उस पनपने का जो श्रेय जाता है वो क्या था? उनकी 2 किताबों से परिलक्षित होता है। और पहली किताब उस जेल के अंदर लिख दिया उन्होंने, द आर्टिक होम ऑफ द वेदाज, द आर्टिक होम ऑफ द वेदाज। और दूसरी किताब लिख रहे होते हैं वो गीता रहस्य। और वो बताते हैं कि हमारा ये जो पहली किताब जब लिखते हैं द आर्टिक होम ऑफ द वेदाज, कि जो आर्यों का जो घर है वो आर्कटिक को कैसे उन्होंने बताया। देखिए 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है। 2 तरह की पोलों को हम चर्चा करते हैं। साउथ पोल को बहुत ही सभ्य माना जाता है। और एक जब वो ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे थे, जेल में बैठ कर ऋग्वेद का भी अध्ययन ये कर रहे थे, और जब ऋग्वेद के अध्ययन को पढ़ रहे थे वहाँ पे एक शब्द मिलता है दीर्घकालीन उषा, जिसका तात्पर्य होता है एक लंबे समय तक जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे। और जब उस सूर्य के प्रकाश की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने देखा कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे, क्योंकि वो सभ्य थे। इसलिए उन्होंने उस किताब का नाम जब लिखा था द आर्कटिक ऑफ द वेदाज। दूसरा इन्होंने गीता रहस्य की चर्चा की। गंगाधर तिलक के जेल से निकलने के बाद इनकी मुलाकात एनी बेसेंट से होती है। तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। और यह जो स्थापना थी स्वशासन के लिए एक राष्ट्रीय मांग की बात के अंतर्गत इन्होंने की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 का दौर था। नरम पंथियों की जो एक विचारधारा थी यह थी कि हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे, और उसका उद्देश्य केवल यह था कि ब्रिटेन के साथ रहने से हमें एक फ़ायदा ये होगा कि ब्रिटेन हमें जल्दी स्वतंत्रता हमें प्रदान कर देगा। लेकिन 1915 के आसपास हमें एहसास हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कतई नहीं करने वाला है। और जब इस तरह की बातें जब उठी तो भारत ने क्या कहते हैं, इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि ब्रिटेन केवल अपने कार्यों को निपटा रहा है, अपने कार्यों को केवल संपन्न कर रहा है, लेकिन ये भारत की मदद किसी भी कदम पर आकर नहीं करेगा। अब भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में भी वह नहीं था। इसलिए एनी बेसेंट और तिलक ने अपने अपने क्षेत्रों में चर्चा करेंगे तो हम पुणे होम रूल लीग की जो स्थापना थी वह तिलक जी कर रहे थे, और मद्रास होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो एनी बेसेंट महोदया कर रही थी। यह दोनों जो संस्थाएं थी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्था थी उसके सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते थे। आप पुरानी इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, उस इतिहास की किताबों में एक ध्वज का भी निर्माण किया था एनी बेसेंट ने और तिलक जी ने मिलकर। बाल गंगाधर तिलक ने जिस ध्वज का निर्माण किया था उस ध्वज को वो मान्यता नहीं मिल पाई, वो उतना सुप्रसिद्ध नहीं हो पाया, वह लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आप क्या नाम है, विद्यार्थी हैं, आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो आपको उस ध्वज के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। वह ध्वज था, वह जो ध्वज बना हुआ था वह 5 उसमें लाल कलर से लकीरें थी, 4 उसमें हरी लकीरें थी जो तिरछी थी, और उसमें तारे जो वो 7 तारे बने हुए थे। ये होम रूल लीग का एक फ्लैग था। इस फ्लैग में कभी अगर सवाल आ जाए तो कितनी उसमें पट्टियां हैं, कितने कलरों का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि कभी भी इन्हें कांग्रेस अधिवेशन का कभी इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। लेकिन अगर आप बात करेंगे 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें राज बिहारी घोष जो उसकी अध्यक्षता कर, ध्यान रखिएगा राज बिहारी घोष और राज बिहारी बोस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों अलग अलग राइटर्स हैं।
हम आप कभी कभी गलतियां कर देते हैं। हम घोष और बोस की तुलना करना बहुत आवश्यक होता है। जो राज बिहारी घोष की अगर आप चर्चा करेंगे, या 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन अगर आप राज बिहारी बोस की चर्चा करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर जापान भागने वाला वह व्यक्ति था जिसने वहां पर मोहन सिंह के साथ मिलकर क्या की थी, एक आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी। 1916 की अगर आप बात करेंगे, अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग ने क्या किया, एक आमूलचूल परिवर्तन किया। उसने गरम दल को, नरम दल को और मुस्लिम लीग था, सबको क्या किया, आपस में एक साथ जोड़ दिया। और इस जोड़ने का एक जो मांग उठी वो क्या थी, वो जो मांग उठी प्रथम निर्वाचन प्रणाली की बात की किसके, मुस्लिम लीग की बात हुई। और यह किसके उधर से संभव हो पाया, यह केवल बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से ही केवल समझौता हो पाया। और यह जो समझौता था, इस समझौते को हम लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। कभी सवाल पूछा जाए, 1916 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कौन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अंबिका चंद्र मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। और इसी लखनऊ समझौते में ही पहली बार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, यह नारा पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ समझौते में स्पष्ट रूप से दिया। हम गरम दल की बात करें, गरम दल में 3 प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। एक का नाम था लाला लाजपत राय, दूसरे का नाम था बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे व्यक्ति का नाम था विपिन चंद्र पाल। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और पंजाब केसरी के नाम से जाने के नाते जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी, जब ये बनाया जा रहा था, तो इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि ह्यूम तो स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज है। इस तरह के शब्दों से उन्होंने, गरम दल के इस नेता ने कांग्रेस को डिफाइन किया था। अगर आप विपिन चंद्र पाल की बात करेंगे तो विपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में कि यह एक याचनात्मक संस्था है, यह एक याचना की संस्था है। और इसी क्रम में अगर आप चर्चा करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही एक हंसियाने मजाक के रूप में कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की बातें उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कर दी थी कि हम जो बार बार एक सीजन के समय उछल कर आते हैं और हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम स्वराज की मांग करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सब धरी की धरी रह जाएगी अगर हम मेढक की तरह केवल एक बार बरसात के मौसम में अगर केवल टर्रा रहे होते हैं। तो आवश्यकता क्या थी, इसे नियत समय तक चलने की आवश्यकता थी, इसे निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में देखना था। और लगातार अगर हम अपने स्वतंत्रता की, राष्ट्रवाद की मांग करेंगे, तब हम उस उद्देश्य की प्राप्ति सही समय पर कर पाएंगे। इस प्रकार का विचार किसका था, यह विचार था बाल गंगाधर तिलक का। तिलक के अगर राजनीतिक गुरु की अगर आप बात करेंगे, तिलक का जो राजनीतिक गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद थे, जिनको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम मैं थोड़ा सा चर्चा स्वामी विवेकानंद पे भी कर दूं, क्योंकि सवाल जब हम यहाँ से छू रहे हैं तो क्यों उन पक्षों को हम अछूता रख दें, क्योंकि अगर कभी भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वो नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। सबसे जो प्रमुख सवाल इस पर पूछा जाता है, वो सवाल पूछा जाता है कि इनको स्वामी नाम या स्वामी उद्बोधन किसने सबसे पहले किया था। इनका स्वामी जो पदनाम था, स्वामी जो उपाधि थी, वह महाराजा खेतड़ी ने दी थी। यह दिन आप ध्यान रखिएगा। एक वैलेंटाइन सिरोल एक राइटर हुए, आप वैलेंटाइन डे वाला मत समझिएगा, वैलेंटाइन सिरोल एक राइटर हुए जिन्होंने एक किताब लिखी, भारत में अशांति। और भारत में अशांति होने के उन्होंने 2 लोगों को तर्क, 2 लोगों को पूरा दोष सिद्ध किया है। वो 2 जो नाम है वो एक दयानंद सरस्वती, एक बाल गंगाधर तिलक। तिलक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस किताब के, सिरोल की किताब से जो भारत के अशांति के रूप में एक जनक के रूप में जिसको देखा गया बाल गंगाधर तिलक को, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दयानंद सरस्वती इससे बहुत नाराज हुए। दयानंद सरस्वती को कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाना था। उन विषम परिस्थितियों में इस बात को सुनकर, इस बात से कि परेशान होकर वह लंदन चले गए और उन्होंने उस पद को धारण नहीं किया। कभी अगर ये सवाल पूछा जाए कि सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था, तो इंडिया अनरेस्ट। और कभी सवाल यह आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में
कि भारत में अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो दो नाम आपके समक्ष है। पहला नाम बाल गंगाधर तिलक, दूसरा नाम दयानंद सरस्वती। ऑप्शन में जो भी व्यक्ति होगा, दोनों व्यक्ति ऑप्शन में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति इसमें ऑप्शन में रहेगा, सरस्वती ऑप्शन में रहेंगे, दयानंद सरस्वती ऑप्शन में रहेंगे, या बाल गंगाधर तिलक, उन्हें ही आपको टिक करना है। अगर आपको ये सवाल एक और भी बनता है कि एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य शब्द का किसने इनको दिया, उपाधि किसने दी, यह सवाल अगर उठता है। स्वामी शब्द जैसे मैंने अभी बताया, तो स्वामी शब्द के बारे में आपने बता दिया महाराजा खेतड़ी ने दिया था, लेकिन जब लोकमान्य शब्द की अगर आप चर्चा करेंगे तो यह कहीं नहीं मिलता कि इनको किसी व्यक्ति विशेष ने यह इनको उपाधि दी थी, बल्कि यह उपाधि इनको क्रांतिकारी आंदोलन के समय आम जनमानस ने नहीं दिया था। आम जनमानस के द्वारा दिए गई ये उपाधि थी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रांतिकारी आंदोलन के समय आम जनमानस के द्वारा दी गई है उपाधि थी। हम इन उपाधियों की अगर चर्चा करें तो कभी कभी शब्द में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। लोकमान्य की चर्चा हम लोग करते हैं, हम लोक नायक की भी चर्चा करते हैं, लोक हितवादी की चर्चा करते हैं। तीन शब्द ही आते हैं दिमाग में, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोक नायक की चर्चा करते हैं, लोक नायक का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण। जैसे लोकमान्य की अगर हम चर्चा करते हैं, केवल लोकमान्य कह देने से यह आपका स्पष्ट हो जाता है कि हम क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। कौन, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं, गर्म दल के नेता की बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार लोक नायक शब्द का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारे जहन में यह आना चाहिए कि हम चर्चा कैसी कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की चर्चा कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दूं मैं। यह सर्वोदय योजना इन्होंने चलाई थी। इनकी किताब का नाम है समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। कांग्रेस सोशल पार्टी की भी इन्होंने एक स्थापना की थी, इनको सहयोग किया था 1934 में, और इन्होंने अपना एक नारा दी थी, वन नेशन वन पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बार बार पूछा जाता है, मैं इसलिए चर्चा करते रहूँ। कभी कभी सवाल लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी तीनों को मिलाने के लिए आता है, कौन किस विषय से है, कौन किसकी उपाधि है, इससे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आप अगर लोकहितवादी के बारे में चर्चा करेंगे तो लोकहितवादी में केवल एक ही शब्द आता है, वो गोपाल हरि देशमुख की चर्चा करते हैं। गोपाल हरि देशमुख के जो फेमस है वो लोकहितवादी के नाम से फेमस है। तो इतना मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर एक बन के तैयार हो गया। बाल गंगाधर तिलक काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और एक बार उन्होंने शिरडी की यात्रा की। शिरडी मैं बता दूं आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक से पास में है। मनमाड एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर। या शिरडी आप नासिक से अगर जाएंगे, नासिक से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह एक पवित्र देवस्थल है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग यहाँ पर जाते हैं और यह बता पाना मुश्किल हो पा रहा है कि हिंदू थे, मुस्लिम थे, तमाम सारे अफवाहें आपको मिल जाते हैं व्हाट्सएप के चैनलों पर। तो हम उन सारी बातों पे नहीं जाते हैं। हम एक धार्मिक स्थल है, इसके नाते सर्वधर्म सम्मान की नीयत से अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर जब वो गए और उन्होंने वहाँ पर एक प्रश्न पूछा, क्या मैं भारत की स्वतंत्रता देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। तो बताते हैं लोग कि उस समय शिरडी जी साईं बाबा जो थे वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद ये वहाँ से चले आए और आने के बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु का कारण हम क्या माने, इसके ठीक पहले अगर आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन ने टर्की पर क्या किया था, हमला कर दिया था। उस हमले के दौरान फिर एक संधि हुई और वो संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ सीवर्स। ब्रिटेन ने टर्की का विभाजन किया और ब्रिटेन ने जब टर्की का विभाजन किया तो उसमें क्या किया कि खलीफा पद को क्या किया, समाप्त कर दिया। उस समय जो खलीफाओं का जो हेड हुआ करता था, खलीफाओं का जो नेता हुआ करता था, वो अबू बकर था। खिलाफत आंदोलन सभी मुस्लिमों ने इसलिए चलाया क्योंकि खलीफा पद को समाप्त किया जा रहा था। इसलिए क्या करते वहाँ पर इस तरह का एक जनाविद्रोह चल रहा था और टर्की में जो इसके नेता थे वो अली मुस्लियान थे और भारत में दो नेता थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक शौकत अली। इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। उस समय टर्की में जो नए आधुनिक पिता के रूप में जाना जाता है, जिनको कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिनको आधुनिक पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने क्या किया, इस खलीफा पद को जो समाप्त हुआ था, इस खलीफा पद के लिए सबका ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके यह नियत कर दी, यह सत्य सिद्ध कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग एक साथ होकर चलेंगे। लेकिन एक प्रश्न उस समय यह उठा, तो भारत में क्या परिवर्तन हो रहा था। ये बात तो टर्की की थी, भारत में क्या चल रहा था। भारत में उस समय सभी जितने भी मुस्लिम
मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम समुदाय थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो सारे लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को छोड़ के, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को छोड़ के, स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर छोड़कर सभी लोग क्या था, खिलाफत आंदोलन के साथ खड़े हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक को बड़ा बुरा लगा। इस सदमे के कारण बाल गंगाधर तिलक ने अपने देह को, अपने प्राणों को छोड़ दिया। 1 अगस्त 1920 को जब यह इस पवित्र पावन धरती से इस पवित्र आत्मा का अवसान होता है, जब उठती है आत्मा, तो उस समय कोई भी मुस्लिम संप्रदाय का नेता उस समय उपस्थित नहीं था। लोगों के अंदर इतना जनादोष था, इतना लोगों के अंदर आक्रोश था उस बाल गंगाधर तिलक, वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन महात्मा गांधी जी ने लगातार 2 घंटे अपने वक्तव्य दिए और 2 घंटे के अपने भाषण में 2 व्यक्ति निकलकर सामने आए, और वो जो 2 व्यक्ति थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली साहब। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री हुए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। इन्होंने कहा था कि नेहरू पटेल ने तो इस अलगाव के विभाजन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर गांधी ने भी इसे स्वीकार कर लिया तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इनकी 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी। इनकी 2 पत्रिकाओं में एक थी अल हिलाल और दूसरी थी अल बिलाल। ये 2 पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ये। दूसरे जो हमारे थे शौकत अली साहब थे, और शौकत अली ने ही केवल हमारी इस पुण्य आत्मा को, इस बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को केवल अपने कंधे, अपना कांधा इन्होंने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता था। अगर 2015 से 17 के आसपास का पीसीएस का पेपर अगर आप हल करेंगे, जीएस का, तो उसमें सवाल आया हुआ है कौन वह मुस्लिम नेता था जिसने अपने बाल गंगाधर तिलक को कांधा दिया था, तो वो शौकत अली साहब थे। उस जनाजे में शामिल अब्दुल कलाम आज़ाद भी हुए थे। इस समय एक घटना और चल रही थी, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ उद्घोष किया था। इस उद्घोष के साथ मैं उस बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को नमन करता हूँ। उन्हें उनके इन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन पर जो मैंने चर्चाएं की हैं, यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इस व्यक्ति के, इस जननायक को, इस इस व्यक्ति को जानना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि यह व्यक्ति हम लोग के बीच में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में, हमारे होम रूल लीग की स्थापना में जितने भी यह कॉन्सेप्ट्स आए, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने हमें एक मार्मिक राह दिया, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के पथ पर आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। मैं उस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को नमन करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मिली होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, और क्वेश्चंस अगर आपने इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुना है, वो चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ पुनः मैं आऊँगा। एक जन्म जो आज के ही दिन होता है, और वह जन्म जो मध्य प्रदेश में होता है, उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।